औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैं DHQ हॉस्पिटल टोबा टेक्सिंग में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। मैंने एक सेशन रिकॉर्ड किया था जो आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें सिर्फ हमने इंट्रोडक्टरी कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिसमें हमने शेयर किया था कि हमारे एम्स क्या हैं, हम क्या क्या चीज़ें सिखाना चाह रहे हैं, क्या क्या चीज़ें लेके चलेंगे और हमारा सिलेबस क्या होगा। उसके रिलेटेड कुछ चीज़ें, चंद एक चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी और उसके बाद फिर 1 बाय 1 लेके चलेंगे। तो आज जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ वो है DSM 5। ठीक है, तो DSM 5 और DSM 5 को डेवलप क्यों किया गया, इसमें चेंजेस क्यों की और DSM 1 से लेकर DSM 5 तक क्या क्या चेंजेस आई और क्यों क्यों इसको रिवाइज़ किया गया, उनके रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी। तो आज जो मैं चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो मोस्टली नहीं बताई जाती और सिलेबस में शायद नहीं होती, इसलिए टीचर आप लोगों को इतना नहीं उन चीज़ों के बारे में बताते। तो मैं आज वो चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो पहले थी, आप लोगों ने सुनी हुई थी, और कौन सी ऐसी थी जो अब नहीं है, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो फीडबैक लाजमी दीजिएगा प्लीज़। तो स्टार्ट करते हैं DSM and DSM 5. The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition, is the 2013 update to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, the taxonomic and diagnostic tool published by the American Psychiatric Association। ये 5th एडिशन है जो DSM 5 आजकल हम पढ़ रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली मैनुअल यूज़ किया जाता है। मैनुअल वो होता है जो चीज़ों की दी जाती है। जैसे आप लोग टेस्ट यूज़ करते हैं, प्रोजेक्टिव टेस्ट यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट यूज़ करते हैं, तो उनके साथ मैनुअल होता है। मैनुअल के बगैर आप उसकी स्कोरिंग नहीं कर सकते, आप उसको एलेबोरेट नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो मैनुअल होता है, वो की होती है आप लोगों के पास, तो फिर आप लोग उसको स्कोरिंग कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसको प्रॉब्लम कौन कौन से हैं। इसी तरह जो डायग्नोस्टिक मैनुअल है, जो स्टैटिस्टिकल मैनुअल है, DSM 5 है या DSM है, ठीक है, तो वो एक मैनुअल है जो हम सिम्टम्स लेते हैं लोगों से, तो उसको देखते हैं उसमें कि ये जो हमारी सिम्टम है किस डिसऑर्डर के साथ रिलेट कर रही हैं, कौन सा क्राइटेरिया हमारा पूरा हो रहा है। तो हम वहाँ से इसको कंपेयर करते हैं, हमारी की बनती है और की से पता चलता है कि इस बंदे या बंदी को, जो हमारे पास क्लाइंट आया, इसको कौन सा डिसऑर्डर है, या डिसऑर्डर है या जस्ट अभी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, तो उसको इस हिसाब से देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें टर्म यूज़ हुई है टैक्सोनॉमिक। तो टैक्सोनॉमिक का मतलब होता है साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो हम डिसऑर्डर पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं DSM 5 में या DSM में, तो उनकी क्लासिफिकेशन बनाई गई है, पहले कौन से हैं, दूसरे कौन से हैं, तो उस तरतीब से चला जाता है, तो उसकी क्लासिफिकेशन हुई है। ठीक है, और टूल है, डायग्नोस्टिक टूल है, बेसिकली डायग्नोस्टिक टूल ही है जो हमें बताता है कि इसको कौन सा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसके साथ साथ आगे हम अगर लेके चलेंगे तो हमारे पास जो पब्लिकेशन हुई है इसकी, ये 2013 में हुई थी और मई में हुई थी। ठीक है, तो ओरिजिनली पब्लिश मई 18, 2013। तो इसके बाद है ऑथर, ऑथर कौन है, अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन। तो इसको APA भी कहते हैं, APA भी कहते हैं। ठीक है, तो अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन है ये जो इनके ऑथर हैं। जनरल रेफरेंस वर्क, जनरल मतलब होता है कि ये कौन सा कम्युनिकेशन वे है। ठीक है, तो कौन सी फॉर्म है कम्युनिकेशन की,
तो ये रेफरेंस फॉर्म है, रेफरेंस वर्क होता है। जो हम डायग्नोज करते हैं उसका रेफरेंस हमारे पास DSM-5 है या DSM है, ठीक है। तो वहाँ से हम उसको रिलेट करते हैं, रेफरेंस DSM का ही देते हैं। जो भी हम आजकल डायग्नोज कर रहे हैं तो DSM-5 का रेफरेंस होगा। इसके बाद है ओरिजिनल लैंग्वेज। जो इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, ठीक है। उसके आगे चलें जी, पेज काउंट है 947। सीरीज है डायग्नोसिस स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो सीरीज चल रही है, जैसे DSM-1 था और DSM-5 है। तो सीरीज का मतलब होता है जो एक चीज़ से आगे दूसरी चीज़ें उसके साथ मुंसलिक होती जाती हैं, उनको चलता जाता है, उसको रिवाइज करते रहते हैं कुछ चीज़ों को। कुछ चीज़ें एलिमिनेट होती जाती हैं, कुछ उसमें ऐड होती जाती हैं। तो सीरीज के हिसाब से ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर की सीरीज़ हैं जो अभी तक चल रही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा हिस्ट्री है। हिस्ट्री ऑफ DSM-5 DSM की है। तो वर्जन है, ईयर्स है और नंबर ऑफ डायग्नोसिस है। तो जो DSM-1 है वो 1952 को इस्टेब्लिश हुआ, पब्लिश हुआ। तो इसके जो डायग्नोसिस थे 102 थे। फिर आगे आ जाता है DSM-2। इसके 1968 थे में ये पब्लिश हुआ और इसके जो डायग्नोसिस थे 182 थे। उसके बाद आ जाता है DSM-3। तो इसके ये पब्लिश हुआ था 1980 में और इसके जो डायग्नोसिस थे जो 265 थे। इसके बाद है DSM-3R। तो ये 1987 को पब्लिश हुआ और 292 इसके डायग्नोसिस से, ठीक है। तो DSM-3R का मतलब है DSM-3 रिवाइज। तो जो DSM-3 था उसको रिवाइज किया गया था, उसमें दोबारा कुछ चीज़ें ऐड की गई थी, तो उसको रिवाइज किया जाता था, किया जा गया। तो रिवाइज तब किया जाता है जब उसमें कुछ क्रिटिसिज्म होता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, ये चीज़ें इजाफी हैं, मीन के ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिलेट नहीं कर रही होती। तो जब क्रिटिसाइज़ होती है कोई चीज़ तो उसको रिवाइज किया जाता है या उसके लिए कोई नई फॉर्म लाई जाती है। तो DSM उसके बाद 4 है, ये 1994 में पब्लिश हुआ और इसके जो डायग्नोजन है 297 है। इसके बाद DSM-4TR है, ठीक है। ये 2000 में पब्लिश हुआ और 365 थे इसके डायग्नोसिस। तो DSM-4TR का मीन है टेक्स्ट रिवाइज, इसका मतन रिवाइज किया गया। तो इसके 365 थे। तो अगर हम ऊपर देखें तो पहले 102 थे, उसके बाद 182 थे, फिर 265 थे। मतलब जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे डायग्नोसिस बढ़ते गए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उसमें चीज़ें ऐड होती गई। डायग्नोस्टिक मैनुअल में जो मैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थे उनके रिलेटेड जो डिसऑर्डर थे उनको उसमें ऐड करते रहे। हाँ, एक चीज़ और क्लियर करने वाली है कि एक होता है प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, एक होता है डिसऑर्डर। तो प्रॉब्लम तो हर बंदे के साथ कोई ना कोई साइकोलॉजिकल चल रही होती है, लेकिन डिसऑर्डर तब बनता है जब उसकी डेली फंक्शन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, तब हम कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो तब हम कहते हैं कि ये डिसऑर्डर बन गया। तो उसको मैनेज किया जाता है, ट्रीट नहीं किया जाता। तो मैनेज वही चीज़ें की जाती हैं जो बिल्कुल ख़त्म नहीं की जा सकती, उनको मैनेज किया जा सकता है कि इन चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए। अब बात करें DSM-5 की, तो 2013 में पब्लिश्ड हुआ और 157 इसके डायग्नोसिस थे। तो इसके डायग्नोसिस कम इसलिए हुए कि जो अम्ब्रेला टर्म में बहुत सारी चीज़ों को कवर किया गया। एंग्जाइटी के अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर को ऐड किया गया, उसके बाद डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर को ऐड कर दिया गया, उसके साथ साथ जो शिज़ोफ्रेनिया, मतलब इस तरह बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर थे। जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है, इसके जो अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर को ऐड किया गया जो पहले सेपरेट सेपरेट उनको डायग्नोज किया गया था, तो उनको उसमें ऐड किया गया। इसीलिए ये
DSM-5 की जो डायग्नोसिस है 157 हो गए हैं। ठीक है, तो अब है ICD वर्सेस DSM। ठीक है, तो ICD क्या है? जो आप लोग DSM-5 में देख रहे हैं कि कोड एक साइड पे आपको नज़र आ रहे होते हैं तो डायग्नोसिस के पेजेस पे, तो वो ICD के हैं। ठीक है, तो ICD क्या है? ICD स्टैंड फॉर द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। तो जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन होती थी डिजीज़ की, और उसमें काजेज़ ऑफ डेथ भी देखा जाता था कि जो डेथ हो रही है उनका काजेज़ क्या हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये पब्लिश किया था। ठीक है, तो ICD-9 है, ICD-10 है और ICD-11 भी आ चुका है। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए हमें, तो ये जो ICD-10 और 9 है, इसमें कोडिंग यूज़ की जाती थी बिलिंग के लिए। तो जो लोग पहले क्लिनिशियन और नॉन क्लिनिशियन साइकेट्रिस्ट जो यूज़ करते थे इस ICD को, तो वो बिलिंग के लिए कोड यूज़ करते थे। ठीक है, तो इसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। ICD स्टैंड फॉर द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। The ICD provide a method of classifying diseases, injuries, and causes of death. The World Health Organization published the ICDs to standardize the method of recording and tracking instances of diagnosed disease all over the world, making it possible to conduct research on disease, their causes, and their treatment. तो ICD जो है वो नॉन क्लिनिशियन साइकेट्रिस्ट और क्लिनिशियन जो थे, क्लिनिशियन साइकेट्रिस्ट, वो स्टार्ट में ICD के कोड ही यूज़ करते थे क्योंकि तब ये DSM-5 डेवलप नहीं हुआ था। तो इसके बाद फिर US ने ये चीज़ें स्टार्ट की, इस पे काम किया कि जो मेंटल डिसऑर्डर थे उनको सेपरेट करना शुरू किया ICD से। ठीक है, तो जो DSM पब्लिश किया बाई APA ने, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने, और जो ICD था इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, वो पब्लिश किया था द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, तो DSM पब्लिश बाय APA Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder is a handbook that provides criteria of classifying clinical diagnosis, particular one associated with mental disorder। ऊपर था जितने भी डिजीज़ थे उसके साथ, और जो DSM है वो सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर के साथ एसोसिएट है। This system offers a common language that helps medical professionals to make better healthcare decisions. DSM is also useful in documenting and sharing patient diagnosis after successful evaluation। जब आप एवेल्यूएशन कर लेते हैं, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, एवेल्यूएशन के साथ जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो हम DSM से ही देखते हैं। ठीक है, तो ये फ़र्क है। ICD इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, DSM डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है जी कोडिंग ऑफ ICD-9। ठीक है, तो 1979 तक जो क्लिनिशियन साइकेट्रिस्ट और नॉन साइकेट्रिस्ट जो लोग थे वो प्रैक्टिस करते थे, और USA में, तो वो जो ICD-9 और CM डायग्नोस्टिक कोड बिलिंग के लिए यूज़ करते थे। अब बिल सबमिशन करवानी होती थी तो उसके लिए वो कोड यूज़ करते थे। ठीक है, तो उसके बाद इस ICD-9 हैव सिंपली 5 डिजिट न्यूमेरिकल कोडिंग सिस्टम दैट कंटेन अप्रोक्सीमेटली 13,000 कोड। ठीक है, तो जो ICD-9 है उसमें 13,000 कोड यूज़ होते थे जो बिलिंग के लिए, डिजीज़ के लिए यूज़ किए जाते थे। ठीक है, तो ICD-10 जब स्टार्ट हुआ तो इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक स्टार्ट हुए साथ,
और इसमें जो थे अप्रोक्सीमेटली 68,000 कोड यूज़ किए गए। ठीक है, तो ये आईसीडी यूज़ किया जाता था बिलिंग के लिए, कोड यूज़ किए जाते थे डिजीज़ के। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि DSM-5 में या DSM-4 ईयर में जो कोडिंग यूज़ होती थी वो कैसे होती थी। अब अगर आप लोग देखें, जो आपके DSM-5 पे 309.21 कोड है सेपरेशन एंजाइटी का, वो है पेज नंबर 190 पे। ठीक है, तो उसको देखें तो जो 309.21 है जो कोड है वो यूज़ किया जाता है ICD-9 के लिए, और उसी के साथ जो F93.0 है वो है DSM-5 के लिए यूज़ किया जाता है। तो DSM-5 में जो ICD-10 का कोड होगा वो F93.0 है सेपरेशन एंजाइटी का, और ICD-9 का है जी 309.21। इसके साथ अल्फ़ाबेट यूज़ किया गया ICD-10 के साथ, और उसके साथ अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं किया गया। ये सिर्फ ICD के लिए कोड यूज़ होते हैं, DSM के लिए ये यूज़ नहीं होते। इज़ यूज़ फॉर द बिलिंग फॉर दीज केसेस। ठीक है जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों का ये इतना सा टाइम लिया, आप लोगों को जस्ट ये थोड़ी सी एग्जांपल बतानी थी इसकी DSM-5 के रिलेटेड जो चीज़ें आ रही थी। अब एक और चीज़ है, जब हम बात करते हैं जी DSM-4 TR की, ठीक है, हम वापस जा रहे हैं DSM-4 TR की। जब हम बात करते हैं तो DSM-4 TR में जो मल्टीपल एक्सेस यूज़ किए गए थे, पता नहीं आप लोगों ने वो पढ़े हैं कि नहीं अभी तक। ठीक है, लेकिन वो जब आप PPSC का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, 2 या 3 लाजमी आप लोगों को मिलेंगे जो अभी मैंने आप लोगों से बातें की हैं। और उसके साथ साथ जो मल्टी एक्सेस डायग्नोसिस हैं वो DSM-4 TR में थे, तो उसमें 5 एक्सेस दिए गए थे। 5 एक्सेस में पहला जो था वो क्लिनिकल डिसऑर्डर का था, दूसरा एक्सेस था पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का, जो तीसरा एक्सेस था वो था मेडिकल और फिज़िकल कंडीशन के लिए, और जो फोर्थ नंबर पे आता है वो आता है एनवायरमेंटल एंड साइको सोशल फैक्टर के लिए, और जो आता है 5 वो ग्लोबल असेसमेंट फंक्शनिंग के लिए आता है, जिसको GAF भी कहते हैं, ग्लोबल असेसमेंट फंक्शनिंग। तो अब अगर हम देखें तो जो फर्स्ट एक्सिस है, ठीक है, वो होता है क्लिनिकल डिसऑर्डर के लिए। तो इसमें जो क्लिनिकल डिसऑर्डर थे जैसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, उसके साथ साथ लर्निंग डिसऑर्डर थे, तो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर थे, इनको उन्होंने क्लिनिकल डिसऑर्डर में डाला था X1 पे। ठीक है, DSM-4 TR में। अब उसके बाद जब हम X2 की बात करते हैं तो इसमें उन्होंने जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर थे वो इसमें ऐड किए थे। तो जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जितने भी होते हैं वो 18 ईयर से पहले स्टार्ट हो जाते हैं, और इनका पता चलता है 18 ईयर के बाद वो ज़ाहिर होते हैं कि इनको कोई मसला होता है, और ये लॉन्ग टाइम चलते हैं, लॉन्ग होते हैं। उसके साथ जी हाँ, उसके साथ साथ ये है कि उन्होंने मेंटल रिटार्डेशन को भी इसी में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में डाला था। जो अभी मेंटल डिसऑर्डर की तो टर्म ख़त्म हो गई है DSM-5 में, लेकिन अब उन्होंने इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में डाल दिया। नेक्स्ट चलें जी, जो X3 था उसमें था मेडिकल और फिज़िकल कंडीशन। तो समटाइम ऐसा होता है कुछ जो मेडिकल कंडीशन होती है, फिज़िकल इलनेस होती है, फिज़िकल कंडीशन की वजह से कुछ हमारे ऐसा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चलना शुरू हो जाती हैं, तो उनको X3 पे उन्होंने रखा था। ठीक है, तो फोर्थ नंबर पे था साइको सोशल अगर कंट्रीब्यूशन ऐसे आ रहे हैं जैसे स्ट्रेसर्स हैं, कुछ जॉबलेस लोग होंगे, डिवोर्स फीमेल जो होंगी, होमलेसनेस है, तो इन लोगों में भी अगर देखा जाए तो कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रहा होता है, तो इसको साइको सोशल फैक्टर में कंसीडर किया जाएगा,
वो साइको और सोशल जो फैक्टर्स हैं वो उसके साथ उसको प्री डिस्पोज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5 पे अगर आए तो ग्लोबल असेसमेंट है। तो ग्लोबल असेसमेंट में अगर देखा जाएगा तो हम देखेंगे कि जो ग्लोबली अडेप्टिव फंक्शनिंग है, जो लोग बच्चा अडेप्ट, फॉर एग्जांपल 1 साल का बच्चा अगर चलना फिरना शुरू हो गया, 1 साल का बच्चा जो चीज़ें अडेप्ट कर देता है, क्या हर जो बच्चा है वो ग्लोबली वो चीज़ें अडेप्ट कर रहा है कि नहीं? अगर वो ग्लोबली अडेप्ट नहीं कर रहा तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, तो जो DSM-5 है एक और इम्पोर्टेंट है, वो स्टार्ट हुआ था 2000 पे। ठीक है, तो 2007 में ये जो टास्क फोर्स थी DSM की वो शुरू हो गई थी, इसको डेवलप करने के लिए, इसके लिए काम करने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए वो स्टार्ट हो गए थे। तो उसके बाद ये 2013 में पब्लिश हुआ, और आजकल जो हम जितने भी डायग्नोसिस कर रहे हैं वो DSM-5 से ही कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।